नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नए टेस्ट पेपर पे जो है चर्चा करने वाले हैं, जो यूपीएससी पीटी 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये टेस्ट पेपर जो है विजन आईएएस का है, दूसरे नंबर का टेस्ट पेपर, जिसके तहत हम लोग जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्वेश्चन किया गया है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत का देशीयकृत नागरिक हो। दूसरा कथन है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और जो है तीसरा कथन है कि वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि भारत में जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए जो है भारत में जन्म से भारत का नागरिक और देशीयकृत नागरिक दोनों ही होना जरूरी है, ना कि सिर्फ देशीयकृत नागरिक होना जरूरी है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। लोकसभा के लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात हो रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं। तो एक कथन सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। पेशा अधिनियम 1996 के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखा जाए तो संविधान के भाग 9 में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कहाँ पे पंचायत स्तर पर। और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कथन तो यहाँ पे सही हो जाता है। और इसके अलावा जो है दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है आपसे कि यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जा सकता है। दूसरा कथन है यह पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार एक उपाधि के समान है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए का मौद्रिक अनुदान जो है प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो भारत रत्न जो भारत का जो है सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार है, इसे जो है 1954 में जो है प्रारंभ किया गया था देना। और इसे जो है मानव प्रयत्न के किसी क्षेत्र में जो है उत्तम कोटि के जो है कार्य करने के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। और यह पुरस्कार भारतीय नागरिकों, देशीकृत भारतीय नागरिकों, यहाँ तक कि गैर नागरिक होते हैं जो, उनको भी प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार जो है किसी पुरस्कार को उपाधि नहीं माना जाता और प्राप्तकर्ता इसका उपयोग अपने नाम के आगे उपसर्ग के रूप में या पीछे प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा जो है हस्ताक्षरित एक जो है प्रमाण पत्र और एक पदक जो है प्राप्त होता है। पुरस्कार में जो है कोई मौद्रिक अनुदान नहीं प्रदान किया जाता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इनमें से कोई सभी सही नहीं है, सही के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित स्थितियों या परिदृश्यों पर विचार करें। पहला कथन है कि जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
दूसरा कथन है जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। तीसरा कथन है जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो पूछा गया है कि इन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो किन परिस्थितियों में कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये तीनों ही परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से किन्हें राज्य विधायिका द्वारा किसी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। पहला है नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा है लोकसभा और राज्य विधानसभा में ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल है। और तीसरा कथन है कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 5वें का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो है तीनों कथन जो है सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन करेक्ट हैं। अब छठे में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। और संविधान के अनुच्छेद 217 में ये जो है प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा कर पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए जो है क्या करना पड़ता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। भारत में अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं है। दूसरा कथन है अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए 7वां नंबर का, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा यहाँ पे इसलिए गलत है कि क्योंकि देखा गया है कि अपील के संदर्भ में बात हो रही है, तो चंद्र कुमार का जो मामला है 1997 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क देते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया इस संबंध में। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। और कहा गया कि जो है मूलतः जो है कैट के आदेशों के विरुद्ध जो है अपील केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती थी, उच्च न्यायालयों में नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तो केवल सही क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए काल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
दूसरा कथन है एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पर बना नहीं रह सकता। तीसरा कथन है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं किया गया जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। चौथा कथन है एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त कर पाएगा और राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके शेष कार्य के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये कथन सही है तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कथन गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है और चौथा भी यहाँ पे सही है। तो 3 सही है तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है। तो भारत और मालदीव के बीच जो है समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। यह जो है मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणतम बिंदु है और मालदीव द्वीपों को अलग करता है। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा कथन है महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है। तीसरा कथन है महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में जो देखा जाए तो संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी तर्क रूप में कहा जाता है कि संविधान का उल्लंघन करने पे महाभियोग लाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो महाभियोग के उल्लंघन के आधार पर जो है ऐसा कोई परिभाषा नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और इन आरोपों पर जो है सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन ने जो है आरोप लगाए, जैसे मान के चलिए लोकसभा ने आरोप लगाए हैं तो लोकसभा का जो है बहुमत होना चाहिए, 1/4 का हिस्सा होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तो इसलिए एक स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है इसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो उच्च न्यायालय का जो है वेतन है, उच्च न्यायालय का जो वेतन है वो जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया और कथन दूसरा यहाँ पे सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, यहाँ पे सही है। तो क्या होगा यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है। दूसरा कथन है कि उपाध्यक्ष जो है स्वयं में ही उस समिति का सभापति बन जाता है जिसका वह सदस्य नियुक्त किया जाता है। तीसरा कथन है संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से किया जाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। एक तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो गया क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं और जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है
लोकसभा अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ दल से, उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दल से चुने जाते हैं, लेकिन ये संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें संविधान की सहमति नहीं होती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन सा है? केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के मूलभूत उद्देश्यों और सार को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाते हैं? तो 13वें नंबर में देखा जाए, इसका उल्लेख हमें जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है, जिसके संदर्भ में देखा जाए तो 13वें में ये है कि जो है एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके लिए जो है वित्त जुटाने का उद्देश्य इसकी सुचारू कामकाज को बढ़ावा देना होता है, लेकिन इसका जो है इसका कोई ऐसा विशेष जो है उपबंध नहीं किया गया कि जो है प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने का एक साधन है, ना कि इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला दूसरा यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे एक ऐसे कस्बे के प्रशासन हेतु संगठित किया जाता है जिसने अभी तक नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह ना तो निर्वाचित निकाय है और ना ही जो है संवैधानिक निकाय है। हालांकि नगरपालिका के विपरीत यह पूर्णतः नामित इकाई है, अर्थात इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो है नगरीय स्थानीय निकाय को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो है 14th नंबर में देखा जाए तो ये जो है अधिसूचित क्षेत्र समिति को जो है संदर्भित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति का जो है विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है। दूसरा कथन है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। जबकि तीसरा कथन है, किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एक रूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही होंगे ये बताना है इसमें। तो 16 में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद जो है 170 के अनुसार जो विधानसभा के प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, और इसकी अधिकतम संख्या जो है 500 और जो है न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है, ठीक है। और तो इसमें कहा गया है कि इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से। लेकिन जो है सिक्किम नागालैंड की विधानसभा के जो है कुछ सदस्य जो है अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे विधानसभाओं के परिप्रेक्ष्य में ये कहना जो है सही नहीं होगा कि जो है सारे ही जो है विधानसभाओं के मेंबर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 105वां नहीं 104 जो है संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2019 में आया था, जिसके तहत जो है एंग्लो इंडियन के लिए सीटें जो है समाप्त कर दी गई थी, सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार केवल जो है एक ऑप्शन यहाँ पे सही है तीसरे नंबर का, तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को
समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है कि संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 17 में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। क्योंकि जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से जो है 31 मेंबर हैं, जबकि त्रिपुरा से केवल एक ही मेंबर होता है, तो समान प्रतिनिधित्व है ही नहीं। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि संविधान की चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे जो है बिंटू रोंग यानी बियर कैट और छोटे पंजे वाले ऊद बिलाव को देखा गया है। दूसरा कथन है इन्हें IUCN की जो है संरक्षित प्रजातियों की सूची के अंतर्गत जो है क्रिटिकली डेजर्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो असम के काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, टाइगर रिजर्व भी है, इसमें जो है पार्क के संरक्षित क्षेत्र के भीतर 2 नई स्तनधारी प्रजातियों को आश्चर्यजनक रूप से पहली बार जो है दर्ज किया गया है। इन आश्चर्यजनक खोजे गए अनोखे जो है बिंटू रोग और छोटे पंजे वाले ऊद बिलाव इसमें शामिल हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है इन दोनों प्रजातियों को IUCN की संरक्षित प्रजातियों की सूची के अंतर्गत जो है वनरेबल श्रेणी में रखा गया है, ना कि क्रिटिकली जो है अनडेजर्ट की कैटेगरी में। इसलिए दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम जो है दृष्टता सुनवाई करने की शक्ति से है, ना कि अपील के माध्यम से सुनवाई से। दूसरा कथन है कि अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई अन्य जो है न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णय नहीं कर सकता है। तीसरा कथन है भारत में उच्च न्यायालयों के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो एक तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, तो सभी तीनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है विशेषित वीटो, इसमें है कि विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है विशेषित वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तो इसमें है कि विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त की जा सकती है। तीसरा है अत्यांतिक वीटो, तो इसमें कहा गया है कि विधायिका द्वारा जो है पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना। ठीक है, तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने जो है सही सुमेलित है? तो 20 में देखा जाए तो जो है सभी तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 21 में देखा जाए तो दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि जो है स्थगन एवं अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। और जो है स्थगन की विपरीत जो है सत्रावसान किए जाने से सदन का सत्र समाप्त हो जाता है और राज्यपाल सत्र का सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि जो है राज्यपाल उस सदन का भी सत्रावसान कर सकता है जो सत्र में है। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, दूसरा गलत है और पहला भी गलत ही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। पहला है निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।
दूसरा है सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दे। तीसरा है मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। तो कहा गया है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में से कितनों में संसद या विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर जो है निहर घोषित किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संगठनों में से किसके कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति गठित की गई? तो विजय राघवन समिति का गठन जो है DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए जो है किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी मंत्री समानतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता होता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए तो संसदीय प्रणाली के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जो है कहा गया है, जिसके तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री समान रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को विघटित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का नेता, संसद का नेता और सदन का नेता होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और उसका प्रतिनिधित्व करता होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हों। जबकि दूसरा कथन है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। तीसरा कथन है किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है और जो है तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तो केवल पहला सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता करते हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद, चौथा है क्षेत्रीय परिषद, पांचवा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए चौथा ऑप्शन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नहीं कर सकता, बाकी जो है 4 की कर सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा है। तो सीमा सुरक्षा बल जो है किस क्षेत्र में है? तो सीमा सुरक्षा बल जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर है, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है चीन सीमा पर है। तो ये दूसरा गलत हो गया। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB नेपाल और भूटान की सीमा पर है, ये भी गलत होगा क्योंकि इसका मिलान जो है ऊपर होना। असम राइफल जो है भारत म्यांमार सीमा पर है, तो ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है सलाहकार क्षेत्राधिकार, दूसरा है विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति, तीसरा है न्यायिक समीक्षा। तो उपयुक्त में से कितनी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त हैं? तो 28 में देखा जाए तो इसमें जो है देखा जाए जो है जो न्यायिक समीक्षा वाली है, जुडिशल रिव्यू वाली जो है शक्ति जो है भारत और अमेरिका दोनों के जो है उच्चतम न्यायालय को ये शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित है,
दूसरा है उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तीसरा है उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। और जो दूसरा कथन है उसके बारे में भी देखा जाए तो उसे जो है हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय जो है लिया जा सकता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 30 में देखा जाए तो एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत है, ठीक है, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, किंतु जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इसे वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और आरक्षण की अवधि समाप्त होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। सरकारी निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का मेंबर होता है। तीसरा कथन है मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्र परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। चौथा कथन है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 31 में देखा जाए एक तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, चौथा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा चौथा इसलिए गलत है क्योंकि जो है बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जो है मुख्यमंत्री कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, 5 वर्ष का नहीं होता। और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। दूसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या अंतिम नहीं होती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 32 में हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है इनकी शक्तियों के रूप में जो है ये प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। दूसरा कथन है राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी। इनमें से 12 मेंबर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये मनोनीत सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे जो है क्षेत्रों से होंगे। और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की विधि आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को समन करने
एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति होती है। दूसरा कथन है, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पहला लोक अदालत शिविर जो है 1982 में जो है गुजरात में जो है आयोजित किया गया, और लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा जो है संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और दूसरा भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? तो ये जो है पनामा नहर जो है मानव निर्मित जो है कृत्रिम जलमार्ग है। इस नहर की कुल लंबाई ही जो है 82 किलोमीटर है, और ये पनामा के जो है इस्तमुस को पार करते हुए अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि जो है किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 6 माह के भीतर उसका किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, ना कि 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दूसरा कथन है, जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। तीसरा कथन है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो 37 का देखा जाए तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 179 में जो है किया गया है। तो उसके अनुसार जो है पहले तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को लिखित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य जो है यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 180 में किया गया है, जिसमें यदि अध्यक्ष का पद जो है रिक्त हो तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाएगा। ये सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। क्योंकि प्रथम मतदान के दौरान जो है अपने मत का जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रयोग कर सकता है, किंतु मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है उनको, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है तो और 2 गलत है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि 2 स्टेटमेंट गलत है ना, बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को मिश्रित करके किया गया है। दूसरा कथन है, मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके किया जा रहा है, जिसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि राम मंदिर की रूपरेखा जो है नागर शैली की मारू गुर्जर स्थापत्य कला शैली के आधार पर तैयार की गई है। यह कला शैली उत्तर भारत की जो है काफ़ी जो है प्रचलित जो है स्थापत्य कला शैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है। दूसरा कथन है कि राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तीसरा कथन है वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष नहीं, प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा गलत है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा कथन है वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तीसरा कथन है वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। तो प्रयुक्त में से कितनी जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं? तो 40 में देखा जाए तो एक तो जो है पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है कि राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। कथन दूसरा है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के जो है पुनर्विचारित विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य नहीं है। तो प्रयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राजनीति से संबंधित मंत्रिमंडल शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह शब्द जो है संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। दूसरा कथन है संविधान में इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिमंडल है यानी कैबिनेट है, एक जो है लघु निकाय होता है जिसमें जो है 15 से जो है 20 मंत्री होते हैं, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही नहीं, इसमें मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, और इसे जो है 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय की जो है अधिकारिता और शक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कथन है संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। तो संविधान में उल्लिखित जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता यानी न्याय क्षेत्र जो होता है और न्यायिक शक्तियों को ना तो संसद द्वारा ना ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है। लेकिन जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही उच्च न्यायालयों के मूल अधिकारिता यानी संविधान में उल्लिखित चीज़ों को कम नहीं कर सकते, लेकिन इसका संवर्धन कर सकते यानी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा भी यहाँ पे सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। दूसरा कथन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो 15% यहाँ पे होना चाहिए, 20 नहीं, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे सही है, 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये जो है 91 जो है संशोधन अधिनियम 2003 में ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उभयनिष्ठ मेंबर हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 45 में तो बिम्स्टिक के भी मेंबर हैं और सार्क के भी मेंबर हैं। जहाँ तक सार्क की स्थापना की बात रही तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई,
और इसके 8 मेंबर हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। और एक जो है बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। लेकिन संघाई सहयोग संगठन में जो है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और ईरान इसमें शामिल हैं। और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। दूसरा कथन है महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित शहरी स्थानीय निकायों में से जो है कौन सा जो है राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किए गए हैं। पहला है पोर्ट ट्रस्ट, दूसरा है नगर क्षेत्र समिति, तीसरा है छावनी बोर्ड। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे एक तो पोर्ट ट्रस्ट गलत है, क्योंकि पोर्ट ट्रस्ट का गठन जो है संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं जो इसका जो है गठन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसके नागरिक कार्य काफ़ी हद तक नगर पालिका के समान ही होते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा है नगर क्षेत्र समिति, ये सही है। और एक है जो है छावनी क्षेत्र, छावनी बोर्ड, ठीक है। इसका गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित छावनी अधिनियम 2006 के उपबंधों के आधार पर किया जाता है। ये भी गलत है। तो सही के लिए पूछा गया है, तो सही कौन सा होगा? केवल दूसरे नंबर का, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्यों की विधान परिषद की जो है उत्साधन या सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। इसका मतलब होता है कि संसद विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है जहां यह पहले से मौजूद है। यह सृजन का मतलब है जहां यह अस्तित्व में ही नहीं है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है। और देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है संसद का यह कार्य जो है अनुच्छेद 368 के तहत आता है, ना कि 265 के तहत। तो इसलिए तीसरा गलत है। तो सही कौन सा जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि भारत में उच्च न्यायालय को अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है। कथन दूसरा है भारत में सभी उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। तो प्रयुक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है? तो 49 में देखा जाए अनुच्छेद 215 में ये प्रावधान किया गया है। तो इस संदर्भ में देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है, और दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में निर्वाचनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। पहला है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा है मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो ये तीनों ही प्रक्रियाएं जो है मतदान को स्वतंत्र बनाती है, निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र बनाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन है कि भूमि विवाद जो 1994 में हुआ, उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है
अब अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ना कि संघवाद के रूप में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे सही है कि भूमईवाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान को संघीय बताते हुए संघवाद को इसकी मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया है। तो दूसरा सही है। तीसरा यहाँ पे जो है सही नहीं है। तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है जो संविधान की व्याख्या स्वतंत्र रीति से करती है। तो ये गलत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना। तीसरा है पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। तो पूछा गया है कि कितने प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है। तो ये जो है जो प्रावधान है, पहला तो एक तो यहाँ पे गलत है, पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रावधान लागू करवाना संभव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। दूसरा कथन है विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। तीसरा कथन है विधान परिषद जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। पहले तो विधान परिषद जो है बजट पर केवल चर्चा कर सकती है किंतु अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा यहाँ पे जो है सही है, लेकिन पहला यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि विधान परिषद जो है भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। दूसरा कथन है उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तीसरा है वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। चौथा कथन है उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो महाधिवक्ता के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा दूसरा कथन भी गलत है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ना कि 5 वर्ष। ठीक है, तो दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है, चौथा भी सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली नेक्स्ट कार 19 थेरेपी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है। तो इसका उल्लेख जो है कैंसर रोग के लिए किया जाता है, और यह एक जो है IIT बॉम्बे द्वारा जो है इनक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है जारी किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेनमार्क जो है 90 स्कोर के साथ में जो है टॉप स्कोरर है इसमें, क्योंकि जो है सबसे जो है भ्रष्टाचार मुक्त जो है देश है, जबकि 0 जो है अत्यधिक भ्रष्टाचार के पैमाने को प्रदर्शित करता है। जिसमें देखा जाए तो भारत को 39 के स्कोर के साथ जो है मालदीव, कजाकिस्तान और जो है लेसोथो के साथ जो है साझा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। तीसरा कथन है राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास उपर्युक्त में से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इनमें से जो विकल्प उपलब्ध है, एक तो पहला और दूसरा विकल्प उपलब्ध है, लेकिन तीसरा नहीं विकल्प उपलब्ध है।
क्योंकि राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास का जो है मिलान करना है जिन देशों के मध्य हुआ है उनके मध्य का। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है इनके मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है डेजर्ट साइक्लोन। ये 2 से 15 जनवरी 2024 के बीच जो है राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और सऊदी अरब के मध्य जो है सदा तनसीक नामक जो है संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास हुआ है 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य। ये भी राजस्थान के महाजन में हुआ है। ये जो है संयुक्त अरब ये दोनों गलत है ना। अगला है अल नजाह नामक जो है सैन्य अभ्यास जो है कहाँ पे हुआ है, भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ। तो ये सही है और चौथा भी सही है। इस प्रकार 2 सही है 2 गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। दूसरा कथन है जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तीसरा कथन है जिला न्यायाधीश के पास जो है मृत्यु दंड देने की शक्ति नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। और इसकी शक्तियों के बारे में देखा जाए तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जो है के बारे में राज्यपाल के पास होती है। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है नियंत्रण जो है उच्च न्यायालय के पास होता है ना कि राज्यपाल के पास। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो मृत्यु दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और एक पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। उच्च न्यायालय में एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जाती है। दूसरा कथन है ऐसी नियुक्ति का एक जो है संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता हो सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 60 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे जो है गलत है। ठीक है, दूसरा जो है सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है पेम्बा प्रभाव संबंधित है। तो पेम्बा प्रभाव जो है ठंडे जल की तुलना में गर्म जल के तेजी से जमने की परिघटना को पेम्बा प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलिगा और एरावास किससे संबंधित है। सोलिगा जो है ये पश्चिमी घाट में रहने वाले देशज समुदायों से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राय या परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय से राय या परामर्श ले सकता है। दूसरा कथन है इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला जो है गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय से राय या परामर्श जो है नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है भारत में दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा कथन है राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जो है नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 64 में देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा कथन है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन गलत हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और जो है एक समान जो है खर्च सीमा नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बड़े राज्यों में जो है संसदीय चुनाव खर्च की सीमा जो है 70 लाख से अब 95 लाख हो गई है, छोटे राज्यों में जो है 75 लाख है, तो इसलिए एक समान नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, परिवार न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करे। दूसरा कथन है भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तीसरा कथन है परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि जो है व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 66 में देखा जाए तो कोई सा भी यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए जो है सारे सही नहीं है। कितने सही नहीं है? तो अच्छा सही नहीं है, सही तो सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई सा भी नहीं। ठीक है, गलत के लिए पूछा गया है, तो गलत तो कोई सा भी नहीं है, सारे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही लागू होता है। दूसरा कथन है कि सदस्य की निहिरता संबंधी कार्रवाई पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तीसरा कथन है इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने की समय सीमा प्रदान की गई है। तो गलत कथन यहाँ पे चुनने हैं। तो 67 में देखा जाए पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे 2 सही नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सही नहीं है, पहले में क्या कहा है? यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही लागू होता है। यह कानून निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों पर लागू होता है, इसलिए ये गलत था। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि कानून पीठासीन अधिकारी को निहिरता संबंधी कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं करता है, जबकि इसमें 3 महीने के लिए लिखा है, इसलिए तीसरा भी गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत है जो प्रकृति में समझौता योग्य होते हैं। दूसरा कथन है स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत की जाती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 69 में देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा गलत है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 2002 में संशोधित करके लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है, ना कि समझौते का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का जो है विधिक अधिकार है। दूसरा है भारतीय विधि व्यवस्था के तहत यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तीसरा कथन है भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 69 में हम क्या देखते हैं?
पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग जो है पूर्ण अधिकार नहीं है, ये न्यायालय के जो है विवेक के अधीन होता है। और जो है दूसरा इसलिए गलत है कि दूसरा इसलिए गलत है 7 वर्ष तक की जो है कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है इसके तहत, इसलिए जो है दूसरा भी गलत था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाकी पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है रोडटेप विश्व स्तर पर स्वीकृत इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है रोडटेप योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो है अंतर्निहित उन शुल्क या करों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अब तक वापस नहीं किया जा रहा है। तीसरा कथन है इसके अंतर्गत शुल्क जो है शुल्क स्क्रिप्ट गैर हस्तांतरित होते हैं। चौथा कथन है शुल्क जो है स्क्रिप्ट्स का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे 70 में देखा जाए तो चौथा यहाँ पे गलत है, बाकी तीन पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में सुर्खियों में रहा इदाते आयोग किससे संबंधित है? तो यह आयोग जो है विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने से है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में भारत सरकार ने अर्जेंटीना में कन्वेंशन और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है तथा इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। दूसरा कथन है अर्जेंटीना, पेरू और चिली लिथियम ट्रायंगस्टन का भाग है जहां 50% से अधिक लिथियम भंडार संकेंद्रित है। तीसरा कथन है भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार खोजा नहीं गया है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 72 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है लिथियम का लगभग 50% भंडार जो है भंडार लिथियम ट्रायंगस्टन में संकेंद्रित है ना। और जो है लिथियम ट्रायंगस्टन के अंतर्गत दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया के क्षेत्र इसमें शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भी है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा भी गलत है क्योंकि भारत में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर के जो है रियाली जिले, राजस्थान के नागौर जिले, झारखंड के कोडरमा जिले और कर्नाटक के मांड्या जिले में जो है लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो केवल पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? पहला है मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया, तीसरा है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निहिताएं। तो नीचे दिए गए जो है कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक तो दूसरा गलत है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में है, ठीक है। और पहला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, मतदाता सूची तैयार करना भी आरपीए एक्ट 1950 के तहत आता है। तो सिर्फ तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 74। यदि विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो इसी स्थिति में राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? पहला है विधानसभा में सबसे बड़े दल या संगठन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे केवल 6 सप्ताह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। दूसरा कथन है संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 74 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि संविधान में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति विधानसभा में बहुमत सिद्ध करे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है सिद्ध कदाचार, दूसरा है अक्षमता, तीसरा है संविधान का उल्लंघन। तो उपयुक्त में से कितने कारण भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के आधार हैं? तो सिद्ध कदाचार और अक्षमता जो है इसके आधार है, लेकिन संविधान का उल्लंघन जो है इसमें जो है विकल्प नहीं है। ठीक है, संविधान का उल्लंघन जो देखा जाए ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने का वैध जो है आधार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। राज्यपाल की विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो वह राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। दूसरा कथन है, वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहितता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लेता है। तीसरा कथन है, वह राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो 76 में हम देख रहे हैं तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है राज्यपाल होता है वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहितता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है, ना कि उच्च न्यायालय के। और तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि जो है 12वें हिस्सों को मनोनीत कर सकता है। तो इसमें जो है राज्यपाल जो है साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा से ऐसे विशेष स्थान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ना कि 12वें हिस्से को। तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा होगा? ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा? पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किन विषयों को संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है? तो 11वीं अनुसूची में कृषि है, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग है, शिक्षा है, सार्वजनिक वितरण है। तो इस प्रकार यहाँ पे चारों विकल्प सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और भी है लेकिन जो ऑप्शन में उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। लोकसभा की आचार समिति को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है जांच समिति के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कथन दूसरा है, भारतीय संघ जो है विनाशी राज्यों का एक जो है अविनाशी संघ है। तो प्रयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 79 में देखा जाए तो कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यपाल स्थायी कार्यपालिका का अंग है क्योंकि उसे केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक जो है कार्यपालिका का अंग है क्योंकि जो है राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर उसे हटाया या जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में कि कौन से कथन इसमें सही है। तो 80 में देखा जाए तो जो है दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। संघीय कार्यपालिका में जो है सम्मिलित होते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है मंत्रिपरिषद, पांचवा भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं एक तो पहला है, तीसरा है और चौथा है। ये सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विधान परिषद के सदस्यों के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। दूसरा कथन है 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। तीसरा कथन है संविधान संसद को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दो सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे जो है भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है इसके माध्यम से किसी कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन है इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी दो गलत है, क्योंकि किसी भी अन्य विधि की तरह अध्यादेश भी भूतलक्षी प्रभाव अर्थात किसी पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। यह संसद के किसी अधिनियम या किसी अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरस्त कर सकता है। इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा भी गलत है कि जो है कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन भी किया जा सकता है, तो दूसरा भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह राज्य सरकार का वैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा कथन है वह राज्य विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तीसरा कथन है मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री चुने जाने तक मंत्रिपरिषद सत्ता में बनी रहती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? एक तो पहला कथन गलत हो गया, राज्य सरकार का वैधानिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, ये यहाँ पे गलत होता है। ये जो है कार्यकारी प्राधिकारी होता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, और राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। इसलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे? सही के लिए पूछा गया है, तो एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह अध्यादेश को तभी जो है प्रख्यापित कर सकता है जब एक सदनी विधानमंडल के मामले में विधानसभा या द्विसदनी विधानमंडल के मामले में राज्य विधानमंडल का कोई एक अथवा दोनों जो है सदन सत्र में नहीं हो। दूसरा कथन है इन अध्यादेशों को राज्य विधायिका द्वारा जो है अपने पुनः संवित होने के 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 85 में देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला तो सही है, तो गलत के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। दूसरा कथन है संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तीसरा कथन है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो 86 में कहा गया पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें जो है केंद्र सशक्त होता है। दूसरा कथन है राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है प्रदान किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 87 में देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को ऐसे पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान की गई है। दूसरा कथन है किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय की समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा। तीसरा कथन है इसमें केवल न्यायिक परीक्षण शामिल है, प्रशासनिक परीक्षण नहीं। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो एक तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, दो सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है विधायी कार्यवाही, दूसरा है
कार्यकारी कार्रवाई, तीसरा है प्रशासनिक कार्रवाई। तो उपयुक्त में से कितने मामलों में न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा क्षेत्र अधिकार का प्रयोग कर सकती है? तो ये जो है सभी तीनों में कर सकती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड जो है इक्विटी एंड इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है भारत द्वारा शुरू किया गया है, जो है 15 से 19 जनवरी 2024 को जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में आयोजित की गई। इसमें जो है भारत ने जो है इसको जो है शुरू किया है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस नए जो है गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जो है महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम की चिन्हित क्षेत्रों में जो है वैश्विक सर्वोत्तम प्राथमिकताओं को साझा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय की परामर्श से की जाती है। दूसरा कथन है ग्राम न्यायालयों के पास आपराधिक और दीवानी न्यायालयों दोनों की शक्तियाँ होती हैं। तीसरा कथन है ग्राम न्यायालयों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 91 का जो है करेक्ट आंसर क्या है? तीसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है और पहला भी सही है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में सुर्खियों में रहा ज़ॉम्बी वायरस पद जो है संबंधित है। ज़ॉम्बी वायरस वे वायरस होते हैं जो है परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में जमी हुई मृदा में छिपे रहकर हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भारत की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। दूसरा कथन है राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है। तीसरा कथन है न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है। तो एक सही है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भुगतान बैंक जो है देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित विभेदित बैंक है। दूसरा कथन है भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश में लघु व्यवसायों, निम्न आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिक कार्यबल तक भुगतान एवं वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना है। तो यहाँ पे जो है कौन सा एक कथन सही है या आपको बताना है। तो 94 में ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य है तो ऐसा सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। दूसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 95 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में सुर्खियों में रहा चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है उड़ीसा के जो है कटक में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह 194 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कितने जो है भारतीय संविधान के जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रत्युत्पन्न है? ये जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 190 में किया गया है, तो ये सही है। अगला है जो है राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 174 में किया गया है, ये भी सही है। अगला है
जो है कि 25% सरकारी हिस्सेदारी वाले निगमन में लाभ का पद धारण करने वाला कोई सदस्य अयोग्य होगा। ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे तीसरा गलत है, क्योंकि वह सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी वाले किसी निगम में निदेशक या प्रबंध एजेंट के पद पर हो और लाभ का पद धारण करता हो। ठीक है, चौथा है विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है चौथा बी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? 97 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है पंचाट, दूसरा है मध्यस्थता, तीसरा है सौदा अभिवाक। तो प्रयुक्त में से कितने साधन वैकल्पिक जो है विवाद समाधान तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 98 में जो है सारे ही गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे सही है, गलत कोई नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह कौन से सदन की जो है सदस्यता धारण करेगा। कथन दूसरा है कि भारत के संविधान ने इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किए हैं। तो कौन सा सही है और कौन सा जो है सही व्याख्या कर रहा है? तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। दिनेश गोस्वामी समिति और वोहरा समिति किससे संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति बनाई गई 1990 में और वोहरा समिति का गठन किया गया अक्टूबर 1993 में। ये चुनाव सुधार से संबंधित जो है समितियां हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।